स्टूडेंट्स के लिए क्या स्पेशल है? तो आपने बोला ना कि हमारे टाइम में ये जो सोशल मीडिया नहीं था इतना, जिससे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, तो सबसे पहले उनको बहुत ज़रूरी कि एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस अपनी लाइफ में। बस मेरा यही कहना है यूथ को कि आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत है और सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया, क्योंकि मैं भी उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। उसके बारे में आप क्या कहती हैं? उसकी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है कि आप समय की कीमत को समझो। फिर आप ये समझो कि आपको डिस्ट्रैक्शन किस चीज़ से हो रहा है। हेलो, आई वेलकम टू माय पॉडकास्ट विद सुनो इंडिया। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अनिकेत दीक्षित, और आज अपने स्टूडियो रूम में मैं आपके लिए एक ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूं जो आपके उन डाउट्स को क्लियर करेंगी जो हम सबके दिलों में है। दो चीज़ अगर किसी भी हिंदुस्तानी से पूछा जाए तो वो उनके पास नहीं है, भले कोई कितना भी रईस हो या कोई बिल्कुल गरीब तबके का हो। दो चीज़ें किसी के पास नहीं होती हैं, एक पैसा और दूसरा टाइम। या फिर वो चीज़ होती है तो हमें मैनेज करनी नहीं आती। इसलिए आज मैं आपके लिए एक्सपर्ट लेकर आया हूं टाइम मैनेजमेंट की, जो आपको उस चीज़ में हेल्प करके देंगी कि आपको कैसे आपका टाइम मैनेजमेंट करना है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्टेबल कर सकते हो। आज मेरे स्टूडियो रूम में मेरे साथ हैं मैम रितिका गुप्ता जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने स्टूडियो में। तो मैम, बीइंग अ टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट, आज के समय में ये समस्या आप देख रहे हो, आप ट्रेनिंग देते हो, आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो, इस चीज़ में आप सेमिनार्स करते हो। कुछ क्वेश्चंस आते होंगे कि मैम ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। वैसे ही कुछ जनरल क्वेश्चन आज मैं आपसे करूँगा। ओके। क्योंकि सेमिनार की पहुंच शायद कुछ लिमिटेड लोगों तक हो पाती है, बट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म हम कई लोगों तक और वर्ल्ड वाइड भी उन डाउट्स को पहुंचा सकते हैं, उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। पहला सवाल मैम आपसे, टाइम मैनेजमेंट कैसे आप नहीं, हम सब जिनको नहीं आता टाइम मैनेज करना, कैसे कर सकते हैं या कैसे सीखा जा सकता है? ओके। सबसे पहले अनिकेत, हम ये समझ लें कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। तो टाइम मैनेजमेंट, सबके पास टाइम सफिशिएंट है, मतलब 24 आवर्स सबको सेम मिल रहे हैं। वो चाहे कोई बड़ा हो, इंसान हो या कोई भी हो, सबके पास सेम है। लेकिन जो सक्सेसफुल पर्सन है, जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, वो क्या कर रहे हैं, इसी टाइम को वो बहुत कॉन्शियसली और बहुत ही इफेक्टिवली इसको यूज़ कर रहे हैं। तो उनकी प्रोडक्टिविटी उन लोगों से ज़्यादा जो टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक टाइम मैट्रिक्स होती है, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स होती है। इसको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट होता है इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, और जो सेकंड पार्ट होता है वो इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। थर्ड है कि वो अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, और फोर्थ है कि वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। तो हम जो टाइम वेस्ट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा फोर्थ कॉलम पे फोकस करते हैं कि ना वो अर्जेंट है ना वो इम्पॉर्टेंट है। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हमें कोई भी काम जो दिया गया है या हमें जो कोई टास्क मिला है, वो हम समय से पहले पूरा कर लें, लास्ट मोमेंट के लिए उसको नहीं बैठें। तो ऐसे करके हम टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं और उसकी हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। आपके हिसाब से टाइम मैनेज का बेस्ट प्रिंसिपल क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट प्रिंसिपल तो यही है कि आपको मतलब ये नॉलेज होना चाहिए कि ये जो वो चीज़ है जो हमें दोबारा नहीं मिल सकती है। तो इसके लिए हम उन चीज़ों को, उन टेक्निक्स को यूज़ करें जिससे हम उसको ज़्यादा सफिशिएंटली ज़्यादा उसको यूज़ कर सकें निकलने से पहले, क्योंकि टाइम आपको दोबारा नहीं मिलना। एक बार टाइम निकल गया तो निकल गया। ये जनरली आप देख पा रहे हो, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। जैसा आपने बोला, जिन लोगों ने कुछ अचीव कर लिया है, जो लोग या तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं या पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, 5 साल होते हैं जैसे एक नेता के पास। वो 5 साल उस नेता के लिए बहुत कम है। अभी हमने अरविंद केजरीवाल जी का देखा कि दिल्ली में चुनाव सिर पर आ गए हैं और वो पब्लिक से सॉरी बोल रहे हैं कि हम इन 5 सालों में ना तो गंगा साफ कर पाए, यमुना साफ कर पाए, ना हम रोड्स को वैसा बना पाए। वहीं मैं देख रहा हूँ कि 5 साल एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए या एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। उन 5 साल में उसकी लाइफ उथल पुथल हो जाती है। जहाँ नेता के लिए 5 साल कम पड़ रहे हैं, वहाँ 5 साल
एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो उसमें फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है, वो उसमें सुसाइडल टेंडेंसी की सोच भी आ रही है। ये डिफरेंस कैसे हुआ मैम? एक्चुअली देखो ना, नेता को 5 साल मिले, सबका टाइम ड्यूरेशन है, स्टूडेंट को 1 साल मिला। तो आपको जो करना है उसी टाइम ड्यूरेशन में करना है, 1 साल में ही करना है। नेता को 5 साल मिले तब भी उसके लिए सफिशिएंट नहीं, क्योंकि उसको 5 साल में उसके पास बहुत सारे टारगेट्स हैं। उसको वो सारे टारगेट 5 साल में अचीव करना है, जो एक दूसरा यदि एक नॉर्मल व्यक्ति करेगा तो हो सकता है उसको कई साल लग जाएँ। सेम है कि स्टूडेंट के पास जो टास्क है, उसको अपने एग्ज़ाम देना है, स्टडी करना है, नंबर अचीव करना है, ऐसा रिजल्ट लेके आना कि आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन अच्छे से मिल जाए, और 1 साल उसके लिए वो कम पड़ता है। और यदि उसको 5 साल दे दें तो 5 साल तो उसको चाहिए ही नहीं है तो उसके लिए 5-4 साल तो बेकार ही जाएँगे। तो इसी टाइम ड्यूरेशन में आपको अपने जो दिए गए टारगेट हैं, जो टास्क है, उसको अचीव करना है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना समय है और उसको हम कितने अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड वर्क होना चाहिए हमारा। ऐसा नहीं हो कि हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये देखें कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड वर्क होना चाहिए। और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क देखने के लिए आपके वो जो आपने शुरू किया था, जो 4 फॉर्म्स बिल्कुल। है, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, बट नॉट Not दैट मच important. इम्पोर्टेंट, और वो थर्ड में यस, यस। इस तरीके से इन सेक्शंस टाइम के मैटर्स थ्रू अगेन। अपनी लाइफ को चला सकते हैं। एग्जैक्टली, यदि हम वो टाइम मैट्रिक्स अपने दिमाग में फिट कर लेना कि कोई भी काम हमें एकदम अर्जेंसी जब आती है ना, जब हम लास्ट मोमेंट पर दौड़ते भागते हैं, उसके पहले यदि हम कर लेंगे तो हमारी जो काम करने की गुणवत्ता है, जो हमारी क्वालिटी है, वो मेंटेन रहेगी। लेकिन हम लास्ट मोमेंट पे करते हैं, फिर स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेस की वजह से हमारा काम पूरा स्पॉइल्ड हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि हम उसको पहले ही उस टास्क को कंप्लीट कर लें। मैम, टाइम मैनेजमेंट क्या ये एक नेचुरल स्किल है या इसे सीखा जाता है? बिल्कुल नेचुरल स्किल्स है, क्योंकि आप देखो, जो बच्चा पैदा होता है उसको पता है, उसके पहले तो बहुत छोटे बच्चे को माँ देख रही है, इसके बाद उसको पता है कि उसको कब खाना है, कब सोना है, कब स्कूल जाना है, कब होमवर्क करना है। तो टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली हमारे बचपन में, हमारे ज़िंदगी में हमारे साथ साथ साइमल्टेनियसली चलता है। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है कि कौन सा बच्चा या कौन सा व्यक्ति या कौन सी लेडी उसको कैसे यूज़ कर रही है। तो ये एक तो नेचुरल स्किल्स है। यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप फेलियर आपको मिल रही है, तो आप इसको हायर भी कर सकते हो। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आपको अपनी कुछ हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। उन हैबिट्स को आप चेंज करोगे तो आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे। आपने बोला ये एक नेचुरल स्किल है। यस। इट इज़ जस्ट लाइक कि हम बचपन से खाना खा रहे हैं, प्यास लगती है, ये सब कुछ नेचुरली हमें ऊपर वाले ने दिया है और ये हम जानते हैं। बट डोंट यू थिंक कि बढ़ते ये एक स्किल है जैसे हम खो देते हैं? या तो वो लाइफस्टाइल ही हमारी इंडियंस की ऐसी हो गई है कि इस स्किल को कहीं ना कहीं हम खो देते हैं। आपने, अब आप एक्सपर्ट हो, लेकिन कभी ना कभी जब आप स्कूल में रहे होगे या बचपन में रहे होगे, कोई ना कोई एक ये टाइम मैनेजमेंट की स्किल है जहां आप भी लैग करे होगे, ऑब्वियसली। है ना? अगर वो स्किल खो जाती है, फिर उसे कैसे रिवाइव किया जा सकता है या कैसे उसे सीखा जा सकता है? देखो, जब जागो तभी सवेरा। यदि आपको लग रहा है कि आप पहले आपको टाइम मैनेजमेंट आता था, लेकिन धीरे धीरे आप इसमें फेल हो रहे हो, अब आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, और ये नॉर्मल सी लाइफ, मतलब नॉर्मल सी बात है, नेचुरल चीज़ है कि सबके पास ही टाइम की क्राइसिस तो हर इंसान के पास है। लेकिन मैंने कहा आपकी इंटेलिजेंस लेवल पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैनेज कर लेते हो। तो जब आप देख रहे हो कि लगातार आप फेल हो रहे हो, या लगातार आपके पास बहुत ज़्यादा काम आ गया है, और आपके चाहे ऑफिस में आपके बॉस को आप नहीं दे काम नहीं दे पा रहे हो, या कोई होम मेकर देखे कि उसका सारा घर अस्त व्यस्त हो रहा है, तो वहाँ पे फिर हमें ये देखना है कि हमारी क्या चीज़ जो हमसे मिस हो रही हैं, या हम क्या चीज़ वहाँ पे छोड़ रहे हैं, उनको हम यहाँ पर उनको दोबारा से उनको लेकर आए और उन चीज़ों को यहाँ पर अपनी लाइफ में ऐड करें। तो हम वो चीज़ जो हमारी मिस हो रही हैं या फेल हो रहा है, तो उससे हम बच सकते हैं। आजकल सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की। या तो इंसान काम कर पाता है या मौज कर पाता है, दोनों चीज़ें साथ नहीं चल पा रही है। और जो मौजी आदमी है वो पैसे के लिए रो रहा है, और जो पैसा कमा रहा है वो मौज के लिए रो रहा है। दोनों नहीं बैठा पा रहा वो सामंजस्य, कि इन दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाए? आपके हिसाब से इंसान की ज़िंदगी में मौज या मस्ती क्या मायने रखती है? क्योंकि पैसा तो मायने रखता है। अगर पेट भूखा है तो फिर आप कुछ भी नहीं हो, जेब में पैसा नहीं है तो बाप इज्जत नहीं करता लड़के की, एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है। बट कहीं ना कहीं माइंड को रिलैक्स करने के लिए मौज मस्ती भी इम्पोर्टेंट है। आप मौज मस्ती के क्या कैसे रखते हो उस चीज़ को?
देखो लाइफ में ना हर चीज़ की बहुत बहुत सब चीज़ की वैल्यू है। हम जैसे आज बात कर रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम बहुत वैल्यूएबल है। ऐसे ही लाइफ में ना एन्जॉयमेंट की भी ज़रूरत है। क्योंकि आप सोचो ना कि आप इंसान हो, आपके पास बहुत सारे जैसे 9 रस होते हैं हर किसी के, तो हर रस की एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो ऐसे ही यदि हमारे जीवन में आनंद नहीं होगा, मस्ती नहीं होगा, तो हम सोचो कैसे लगेंगे? दिन भर काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई खुशी नहीं है, हमारे चेहरे पे उत्साह नहीं है, हम अपनी एक मोनोटोनस ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आनंद जीवन में बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगेन कि हमें ये देखना है कि हमें उसको कितना टाइम देना है। क्योंकि ऐसा आनंद ऐसी चीज हो गई है मैम कि अगर एक बार आ गया लाइफ में तो फिर काम भूल जाता है इंसान। वही मैंने कहा ना, ये वो आपको देखना कंट्रोल है, नहीं कर पाता उस चीज को। आपको देखना है कि आप किस चीज़ को कितना समय दे रहे हो। यदि आपके पास बहुत बिजी पर्सन हो, आपका जॉब की जो आवर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, या आपका ऐसा बिजनेस है, तो आप एंजॉय को थोड़ा कम समय दोगे, क्योंकि आपकी वही चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन आपके पास लग रहा है कि नहीं, मेरा काम इतने समय में हो जाता है, आप एंजॉय को ज़्यादा समय देते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यदि आप एंजॉय भी करते हो ना, तो आपकी वर्किंग जो है, मैंने कहा ना, जो आपकी क्वालिटी है वो ज़रूर एनहांस होगी, वो ज़रूर इम्प्रूव होती है। बिजी और प्रोडक्टिव, ये दो टर्म्स हैं, इनमें क्या फर्क है? आपने क्या फर्क देखा है इनमें? देखो बिज़ी तो वर्ड मैं हमेशा और अपने ट्रेनिंग सेशन में बोलती हूँ कि कोई बिज़ी नहीं, कोई व्यस्त नहीं है। एक्चुअली हम अस्त-व्यस्त हैं। और रीज़न यही है कि हम चीज़ों को ना सही समय पे, सही टाइम पे नहीं करते हैं, और वो अर्जेंट हो जाती है हमारे लिए जब। तो लास्ट मोमेंट पे हम जो भाग-दौड़ करते हैं ना, उसकी वजह से हम अस्त-व्यस्त होते हैं। चाहे वो हमारा अटायर हो, चाहे हमारी फिज़िकली हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, या कुछ भी हो हमारे घर में, कोई गेस्ट आ रहे हैं, या आपकी जो वर्क प्लेस है, जॉब है या बिज़नेस है, वो हम देखते हैं हमारा सारा कुछ वहाँ पर सब चीज़ें हमारी बिगड़ जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब बिज़ी यदि आप हो ना, तो आपको जो टाइम मैनेजमेंट के टूल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ करो। आप थोड़ा-सा इसको, टाइम मैनेजमेंट के टूल्स को थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करके बता सकती हो कि क्या हाँ, होता है? उसके पहले इसको कंप्लीट करते हैं कि जो बिज़ीनेस है ना, मैंने कहा ना कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आजकल ना स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। आपको ये नहीं कि आप जो काम कर रहे हो, वो आपको जो उसमें प्रोडक्टिविटी ज़रूर आना चाहिए। यदि रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम नहीं है और आपने दिन भर एक किसी काम को लगाया, या कोई बच्चा है साल भर स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन रिज़ल्ट क्या आ रहा है, उसको कुछ नहीं। तो आपको ये देखना है कि आप जो काम कर रहे हो, वो उसका रिज़ल्ट ज़रूर आना चाहिए, तभी वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी वो बहुत ज़रूरी है वो। देन सेकंड, आपने टेक्निक्स पूछी हैं टाइम मैनेजमेंट की, तो हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग टेक्निक काम करती हैं। जैसे यदि हम बताएँ कि स्टूडेंट की बात करें, होम मेकर्स की करें, मैं अपनी खुद की बात करूँ, तो ये सबसे पहले ये कि आप 1 दिन पहले ही अपना आगे वाले दिन का शेड्यूल तय कर लें कि आपको कल क्या-क्या काम करने हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि टू डू लिस्ट, कि आप अपनी लिस्ट बना लें कि आपको कल क्या-क्या, क्योंकि एक तो ये कि आपको कल क्या काम करने हैं और सबसे पहला काम कौन-सा करना है। फिर इसके लिए टाइम स्लॉट भी आप सेट करिए कि आपको फर्स्ट हाफ में कौन से काम करने हैं, सेकंड हाफ में कौन से काम करने हैं। खाली लिस्ट बना के आपने डाल दी, कल मुझे 25 ये टास्क जो हैं कंप्लीट करने हैं। कौन सा कब करना है, प्रायोरिटीज़ में कौन से हैं, कौन सा बहुत ज़रूरी है, कौन सा अर्जेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट है। अर्जेंट इम्पोर्टेंट से ऐसे समझ सकते हैं कि काम सब इम्पोर्टेंट है। मान लो कि किसी की माँ, हमारी माँ का बर्थडे है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना अर्जेंट नहीं कि हम उसको अभी केक कटिंग करें, हम उसको शाम को भी कर सकते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमें जो टेक्निक यूज़ करनी है वो कौन-सी देखनी है, कि सारे मतलब टू डू लिस्ट बना लें, वर्क स्लॉट अपना जो है टाइम स्लॉट उसको तय कर लें, उस टाइम स्लॉट पे उसको ख़त्म करें, एंड देन सोने से पहले रात को हम फिर अपनी टू डू लिस्ट को एक बार गो थ्रू उससे हों कि हमने कौन-कौन से टास्क लिए थे, कौन-कौन से हमारे कंप्लीट हो गए। ये आपने मुझे बताया कि टू डू लिस्ट तैयार करनी है, और इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दो अर्जेंट चीज़ दोनों आपने के। बोली। तो इस चीज़ को अगर सिंप्लीफाई करके मैं ये बोलूँ कि इम्पोर्टेंट सारे काम हैं, अर्जेंट वो काम है जो रिज़ल्ट देंगे, बेटर रिज़ल्ट देंगे। इम्पोर्टेंट वो हैं जिसमें कहीं न कहीं मेंटल फीलिंग भी जुड़ी हुई है। यस। जैसे आपने बोला माँ का बर्थडे, वो इम्पोर्टेंट है। और अर्जेंट जिससे हमें कोई रिज़ल्ट आउटपुट हो रहा, आउटपुट में कोई रिज़ल्ट आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस का कोई काम आ गया, मानो हम उस दिन छुट्टी पर हैं और ऑफ़िस का कोई काम है, बहुत अर्जेंट है, जिससे ऑफ़िस की प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ेगा, मेरी पर्सनल और पूरे मैनेजमेंट के। तो छुट्टी पे होते हुए भी अर्जेंट काम इम्पोर्टेंट, मतलब अर्जेंट काम ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे कोई ना कोई रिज़ल्ट आ रहा है। रिजल्ट करना ही है, आपके पास अर्जेंसी है ना, वो आपके पास अब कोई चांस, मतलब सेकंड कर ही नहीं सकते आप, सेकंड चांस ही नहीं। लाइक जैसे किसी बच्चे का है, लास्ट डे, आपको आज कॉलेज की फीस जमा करनी है और उसी दिन लास्ट डे है, तो ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन अर्जेंट अर्जेंट भी भी बन हो गया। गया।
अब आपके पास चांस नहीं कि आज मैं इसको कल कर लूँ। तो बिल्कुल। ये नौबत हमारी लाइफ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमेशा हर चीज़ की एक प्रायर डेट तो आती है। आपको पता है कि 20 सेकंड को लास्ट डेट है, तो हम उसको पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैक्सिमम 15 तक, 20th तक कर लें। लास्ट मोमेंट पे करने से क्या होता है कि आप गए, अब आपने तो नहीं सोचा है कि आप विंडो पे बहुत भीड़ है, ट्रैफिक जैम में आप फंस गए हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी क्राइसिस आपकी लाइफ में आ सकती दिमाग में है। वही रहता है कि वही। अरे कल है ना, भर देंगे, कल भर देंगे, तो भर जो देंगे। हाँ, एक्चुअली यो जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, ये हाँ। कि हम लिंगर ऑन करते हैं चीज़ों को, कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में मैं अगली आपके सॉरी टू कट यू हाँ जी। बिटवीन, मैंने ये बोलने ही वाला था कि एक महात्मा ये बोल के चले गए कि काल करे सो आज कर, आज करे सो बचपन से अब, पढ़ा है। बचपन से पढ़ा है। लेकिन हिंदुस्तानी हम लोग इसी चीज़ को भूल बैठे हैं और अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को भूल बैठे हैं और इसको टाल देते हैं। हमारे साथ भी कई बार हो रहा है, प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन में ऐसा होता है कि गेस्ट आने वाला होता है कि कभी चलो 1 घंटे पहले कर लेंगे फिर अचानक से याद आता है अरे कैमरे में कार्ड ही नहीं था, अरे तेरी माइक ही कनेक्ट नहीं था, तो वो प्रॉब्लम होती है। मैम प्रोडक्टिव, हम प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट तो हो रहा है लेकिन हम प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, उसे कैसे समझ सकते हैं कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं? देखो, यदि आपने कोई काम शुरू किया हम्म। और लास्ट आपने मान लो कि आपने 2 घंटे का कोई काम लिया है, कि अपन हाउस वाइफ की बात करते हैं, होम मेकर्स की, कि उन्होंने लिया कि आज मुझे घर क्लीन करना है, उन्होंने 2 घंटे काम किया। लेकिन ये हर व्यक्ति की बुद्धि और विवेक पे डिपेंड करता है कि उसके काम करने की टेक्निक्स क्या है, वो उसमें क्या टूल्स करता है। तो अब उसने काम किया, लेकिन उसने 2 घंटे बाद उसने देखा कि उसका कहीं डस्ट भी रह गई है, या उसने जो प्लान किया था, या उसने सोचा था आज मैं सारे कपड़ों को ढंग से रख दूंगी, लेकिन वो सब नहीं हो पाए। तो ये क्या हुआ, उसने 2 घंटे मेहनत तो की लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी को हम रिजल्ट ओरिएंटेड से समझ सकते हैं कि रिजल्ट मिलना उसका बहुत जरूरी है, कि जो आपने सोचा है वो लास्ट टाइम पे आपको यदि मिल गया तो वो प्रोडक्टिव वर्क है, अदरवाइज वो सिर्फ सिंपल हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। आपने ये हाउसवाइफ का मुझे एग्जाम्पल दिया, एक बहुत बड़ा तबका है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ा तबका स्टूडेंट्स का, चाहे वो स्कूलिंग कर रहा हो चाहे वो कॉलेज में हो। इन बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कुछ टाइम मैनेजमेंट की स्पेशल टिप्स हैं? क्योंकि प्रोफेशनल जो है उनके लिए टाइम मैनेजमेंट कुछ और है कि 9 घंटे की शिफ्ट हुई, सुबह आपको 10 बजे पंच इन कर देना है और शाम को 5 बजे ही पंच आउट करना है, और 9 घंटे में जो आपने काम किया उसका आपको आउटपुट मिल रहा है। एग्जैक्टली। बट स्टूडेंट, क्योंकि मैंने पर्सनली मैं जो फेस किया है मैं उसी पे ही सवाल उठा रहा हूँ। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, मतलब कि ऐसा कोई ब्रिलियंट हो, मेरी दीदी हर वक्त किताब घिसती रहती थी, आंखें गड़ाई रहती थी, और मैं खेलने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था, क्योंकि मेरे दिमाग में उस समय ये कैजुअल एटीट्यूड में था कि इससे मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा जो मैं पढ़ रहा हूँ। और पैसा हिंदुस्तान के, जो मैंने शुरू किया जिस चीज़ को बोल के कि पैसा और टाइम, दो ही चीज़ हिंदुस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट है, कि पैसा नहीं मिल रहा उस पढ़ाई से, ठीक है। और उसके कारण अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, फरवरी चल रहा है, ये मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम आएंगे, देखते हैं कि कई बार कई स्टेट्स के बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं और रिजल्ट गिरता है, बिल्कुल, ठीक है। अब शायद और ज़्यादा स्थिति बुरी होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है, क्योंकि हमारे टाइम पे सोशल मीडिया उतना स्ट्रांग नहीं था, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेते थे, अब बहुत ज़्यादा रिजल्ट गिर भी जाते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ यूनिक टिप्स हैं जो बीइंग अ प्रोफेशनल हमारे लिए हमसे अलग हो? स्टूडेंट्स के लिए क्या स्पेशल है? देखो, जो आपने बोला ना कि हमारे टाइम में ये जो सोशल मीडिया नहीं था इतना, जिससे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, तो सबसे पहले उनको बहुत ज़रूरी कि एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस अपनी लाइफ में जो भी हैं। आप घंटों फ़ोन यूज़ करते हो, आप रील को स्क्रॉल कर रहे हो, आपने एक बार यदि मोबाइल शुरू किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना लोगों को ना ये टेम्पटिंग हो गया है, हमें लगता है एक रील आई तो और दूसरी देखें, तीसरी देखें, तो सबसे पहले तो उनको इससे दूर होना पड़ेगा। और इसकी बहुत सारी चीज़ें, इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आजकल तो बहुत सारे ऐप भी आ चुके हैं जिनसे हम इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। मतलब आपके मोबाइल में आपको ऐप डाउनलोड करना है, आपने अपना स्क्रीन टाइम चेक कर लिया, उसमें आप लॉक लगा सकते हो, वो ये कर सकते हैं। आजकल कुछ ऐप्स भी ऐसी आ गई है, एक सीखो ऐप करके आई है, उसमें ये शायद बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ी सी अलग हो गई है। सीखो में एक टीम बैठती है, सीखो में वही कंटेंट आपको मिलेगा जो कुछ सिखाएगा। एग्जैक्टली।
जो कुछ सिखाएगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कंटेंट बना के डाल दिया तो मेरे जैसी फिर भरमार हो गई। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हमारे भी ऊपर कोई बहुत ऊपर लेवल के पॉडकास्ट हो रहे हैं, कुछ जाइंट्स हैं, हमसे नीचे भी कुछ हैं, कि सब पॉडकास्ट की होड़ में लग गए हैं। इसी तरह रील्स में होता है, वाईटी शॉर्ट्स में होता है। बट सीखो ऐप पर मैंने ये डिफरेंस देखा है कि अगर एक वीडियो किसी चीज़ का डाला है, फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट में रितिका गुप्ता एक्सपर्ट का वो वीडियो सीखो पे गया है, टीम उस चीज़ को चेक करेगी कि रितिका गुप्ता इज अ जेन्युइन टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तब वो जाके उसको डालेगी। और फिर टाइम मैनेजमेंट पे कोई और नहीं डाल पाएगा जब तक आपका टेन्योर उस पर चल रहा है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट कि हाँ, अगर सोशल मीडिया, ये कुछ पॉजिटिव दिखा मुझे सोशल मीडिया पे, सीखो ऐप एक जो आया है उसके थ्रू। बाकी प्लीज कंटिन्यू। हाँ। नहीं, बस मेरा यही कहना है यूथ को कि उनको, जैसे आपने बोला ना कि उनको लग रहा है कि हम पैसा कमाएं, ये सब है, उनको इसमें कि आज उनकी लाइफ में ना अभी पैसा इतना वैल्यू नहीं कर रहा। उनकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है वो है समय, क्योंकि उन्हें अपना फ्यूचर बनाना है अभी जहाँ पर वो हैं। क्योंकि उनको ये बात भी समझनी चाहिए कि आप पैसा दोबारा लेके आ सकते हो, दोबारा से आप ला सकते हो, हेल्थ को दोबारा ला सकते हो, लेकिन समय को कोई नहीं लौटा सकता है। तो यदि वो इसकी वैल्यू समझ लेना तो उनकी बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप, टाइम जो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं या पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी बात ये है कि घंटों दोस्तों से बात कर रहे हैं, यूं ही कहीं चले गए जहाँ पे उनको नहीं तफरी जाना, करनी है, हाँ, गेड़ी मारनी तो है, जो नॉर्थ में जो भी यूथ का है, तो वो यदि इन चीज़ों को समझ जाएंगे ना, जब वो टाइम की वैल्यू समझ जाएंगे ना, तो अपने आप से उनकी लाइफ से ये सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी। अब उन्हें इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ टाइम की वैल्यू समझना है। मैम, मल्टीटास्किंग एक वर्ड है और इस पर बहुत डिबेट भी होती है। मैं भी इन लोगों को कई बार एग्रेशन में आके बोल देता हूँ कि जैसे कैमरा पर्सन है तो वो वीडियो एडिटिंग क्यों नहीं सीख रहा, थोड़ा मल्टीटास्किंग वाले इंसान बनो, कुछ बनो। कल को हमारा कोई रिसोर्स नहीं है अनफॉर्चुनेट, तो मल्टीटास्क, इस पर डिबेट बहुत होती है। हम जैसे डॉक्टर की फील्ड में न्यूरो सर्जन को नहीं बोल सकते कि तुम ऑर्थोपेडिक बन जाओ, वो मल्टीटास्किंग में नहीं बन सकता। ऐसे ही इस पर डिबेट बहुत होती है। आपको क्या लगता है, क्या ये एक जेन्युइन थिंग है या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है मल्टीटास्किंग? नहीं, मल्टीटास्किंग, देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज। आपने कहा ना, आपने सोचा कि हमारा कैमरामैन है वो एडिटिंग भी कर दे, फोटोग्राफी भी कर दे, और जो भी बैक साइड में जो भी काम है कर दे। आजकल क्या होगा, लोग, हमने हर चीज़ के लिए हर किसी को स्पेसिफिक अपॉइंट करके रखा है, तो हम खुद नहीं देते हैं। सामने वाला क्या सोचता है, मैं क्यों सीखूं, कल के दिन क्या हो जाएगा, सारा वर्कलोड मुझ पे आ जाएगा। एक ये भी मेंटालिटी है हमारी टीम में भी एक है। और तीसरा ये है कि आपने जो डॉक्टर की बात की ना, वो इतना स्पेसिफिक प्रोफेशन है कि वहाँ हम ऐसे नहीं कर सकते कि ओपन हार्ट सर्जरी में हम किसी ऑर्थोपेडिक वाले को ले आए कि तो वहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये होना चाहिए, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को हर चीज़ सीखना चाहिए, कम से कम अपने यूज़ के लिए तो सीखनी चाहिए। मल्टीटास्किंग को मैं बहुत अपनी लाइफ में बहुत अच्छा मानती हूँ, टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा मानती हूँ। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आज की लाइफ में सब लोग बहुत बिजी हैं। अब आप सोचो कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं ये काम अभी कर लूँ, जब ये फिनिश हो जाएगा तब मैं सेकंड काम शुरू करूँगा, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है। 24 घंटे ही मिले हैं, 24 घंटे मिले उसमें से 9 घंटे की शिफ्ट होती है। लेकिन आपको ये देखना है कि आपने यदि एक समय में 4 काम शुरू करे हैं, चारों को आपके साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, यदि वो क्लैश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आपकी क्वालिटी खराब हो रही है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, आप उसको पहले फिनिश बात करो। घूम फिर के वहीं आ रही है, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट पे कि कौन यदि आपको लग रहा है कि मैं सब आपके पास, जैसे मैं मल्टीटास्किंग में अपने आप को मानती हूँ, तो मैं सुबह से अपने 4 काम को स्टार्ट कर देती हूँ। फिर मुझे पता है कि ये बहुत अर्जेंट है, इसलिए इसको पहले कर लेती हूँ। ये इंपॉर्टेंट वाला मैं सेकंड शिफ्ट में कर लूँगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है वो। तो सबसे पहले हम अर्जेंट कामों को फिनिश करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पे आएंगे, और फिर जो ऐसे हैं कि चलो चल जाते हैं या इंजॉयमेंट वाले हैं, या आपको लग रहा है कि इसके बिना चल भी जाएगा, और सबसे लास्ट में समय देती हूँ मैं नॉन इम्पॉर्टेंट, नॉन अर्जेंट, मतलब बैठ के मोबाइल चलाना है, रील्स देखना है, वो सबसे। तो मल्टीटास्किंग तो बहुत अच्छी चीज़ है। यदि जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे अभी आज ट्रेनिंग है और मुझे पेंटिंग भी करना है, तो मैं क्या करती हूँ कि इनिशियल लेवल की स्टार्टिंग कर देती हूँ। मैंने अपनी बॉटल्स रख दी, कलर पेंट रख दिया, ब्रश रख दिया, स्टार्टिंग हो गई। तो मेरा हर किसी से कहना है, खासकर यूथ से है, कि यदि आप किसी काम की इनिशिएटिव भी ले लेते हो, शुरुआत भी कर देते हो, तो ये मान के चलो 50% काम आपका वो हो गया। अब तो सिर्फ वो फिनिश होना बस रह गया है, स्टार्टिंग हो गई है, वो कभी ना कभी, आज नहीं कल नहीं, हो ही जाएगा। तो मल्टीटास्किंग बहुत इफेक्टिव टूल्स है टाइम मैनेजमेंट के लिए, बट वो क्लैश नहीं करें। ये आपके इंटेलिजेंस लेवल पर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे मैनेज करते हो।
एक मैम पर्सनल क्वेश्चन आपसे हाँ जी। पूछता हूँ। आप एक लेडी हो, आपको घर के भी काम होते हैं। हमारे इंडिया में लेडी को किसी भी प्रोफेशनल वर्क से ज़्यादा, भले ही वो आईएएस बन जाए, लेकिन उस आईएएस को भी सुबह 9 बजे तो पति को चाय देनी पड़ती है। एग्जैक्टली। ठीक है, सास ससुर को खाना ब्रेकफास्ट सब तैयार करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। आई थिंक जब वो एक्स प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही होंगी, उन्हें भी कभी ना कभी तो घर के काम तो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि स्टिग्मा है इस चीज़ का कि घर का काम मतलब लेडी ही करेगी। हमारे पैट्रियार्कल सोसाइटी में, या बिल्कुल। मैं मर्द हूँ, मैं कैसे कर दूंगा, चाय बना दूंगा। आप एक लेडी हो, आप आर्टिस्ट हो, आप टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो, आपके सेमिनार होते हैं, ट्रेनिंग होती है, फिर आपको पेंटिंग्स भी करनी होती है, एग्जीबिशंस भी होते हैं, फिर घर के काम। आप अपनी लाइफ को उन 24 घंटों से कैसे मैनेज करती हो? मैं यही बताना चाहूँगी सबको कि टाइम देखो सबके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, लेकिन आप उस टाइम को कैसे इफ़ेक्टिवली और कॉन्शियसली उसको यूज़ करते हो कि आपका प्रोडक्शन जो है आपके हाथ में जब आता है, रिजल्ट आता है, तो आपको बहुत खुशी होती है। तो मैं अपनी इन सारी चीज़ों को, मैंने कहा ना, मैं पहले इनको अलग-अलग स्लॉट्स में बाँटती हूँ। सबका टाइम स्लॉट मैं फ़िक्स कर देती हूँ। टाइम स्लॉट फ़िक्स करने के बाद मैं ये देखती हूँ कि इसमें से कौन-सा जो अर्जेंट है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती हूँ। वो उसके बाद जब देखती हूँ मैं कि सेकंड वाला कौन-सा मुझे करना है, या मुझे लग रहा है कि मीनवाइल मैं पेंटिंग का काम मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे बीच में लग रहा है कि आज ट्रेनिंग बहुत अर्जेंट है, तो मैं उसको साइड में करके इसको कर लेती हूँ। तो साइमल्टेनियसली मैंने कहा मल्टीटास्किंग बहुत अच्छा टेक्निक है ये टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि हम सारे काम को पैरेलल चला रहे हैं। तो कोई कभी कर लिया, कोई कभी कर लिया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो पहले कर लिया, जो मोस्ट अर्जेंट है वो पहले कर लिया, देन सेकंड कर लिया। तो कहीं हमें ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली हर किसी को आएँगी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और समय सबके पास लिमिटेड है। बट हम जब इनको मैनेज करना सीख जाते हैं ना, और जब हमारे पास ये होता है कि नहीं मुझे करना ही है, जब ये विल पावर हमारे पास आती है कि यस मुझे तो करना ही है, तो मुझे लगता है कि हमारे पास दुगनी शक्ति आ जाती है और हमारे पास टाइम कुछ बढ़ जाता है। मैनेज करने से दुगनी शक्ति मिल जाती है। आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत है लाइफ में, और सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया, क्योंकि मैं भी उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। मुझे लाइजनिंग करनी है, गेस्ट बुलाना है, पॉडकास्ट लाइन अप करना है, पाइपलाइन में कुछ पॉडकास्ट रखने हैं, वो कई एस्पेक्ट होते हैं। लेकिन सडनली ऐसा होता है कि अगर मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, गेस्ट को, और अचानक से कोई नोटिफिकेशन दिखा, नोटिफिकेशन पे क्लिक किया और फिर वो रील स्क्रॉल होने लगी, कंटेंट मिलने लगा, कुछ रील में मज़ा आया, कुछ रील अच्छी लगी, और देखते देखते उस चीज़ को आधा घंटा बीत गया। बिल्कुल यही होता है। डिस्ट्रैक्शन, जैसे सोशल मीडिया आजकल एक डिस्ट्रैक्शन बन गया है, बजाय सोशल मीडिया जो उसका नाम है, मीडिया ना रह के अब वो एक डिस्ट्रैक्शन बन गया है। उसके बारे में आप क्या कहती हैं? कैसे मैनेज करना चाहिए लोगों को उस वेस्ट होते हुए टाइम को, कैसे बचे? उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि आप समय की कीमत को समझो। फिर आप ये समझो कि आपको डिस्ट्रैक्शन किस चीज़ से हो रहा है। क्योंकि आप ये चाह रहे हो ना, आपकी इच्छा तो है कि हम इस चीज़ को ख़त्म करें। तो आप ये देखो कि आप किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। टीवी से हो रहे हो, मोबाइल से हो रहे हो, इंस्टाग्राम से हो रहे हो, फेसबुक से हो रहे हो। तो उस ऐप को या तो आप स्लीपिंग मोड पे डाल दो या डिलीट ही कर दो। यदि आपको लग रहा है कि बहुत बुरी कंडीशन में आप हो तो उसको डिलीट कर दो। अदरवाइज़ उसको आपको लग रहा है कि हमें कभी यूज़ करना है, तो आप उसको ऐसे डाल सकते हो कि जब मुझे वीक में 1 दिन खोलना है करके, इस तरह से हम उसको हटा सकते हैं। इस चीज़ को हम एक छोटी-सी स्टोरी से समझ लेते हैं। एक एनेक्डोट है। एक संत के पास एक व्यक्ति दौड़ता-दौड़ता आया और बोला कि महाराज, महाराज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो संत ने उसको वहीं रोका, बोले 1 मिनट, पहले मुझे ये बताओ, इसको हम 3 फ़िल्टर से इसको निकालते हैं। आपके जो आप जो बात लेके आए, इसको 3 फ़िल्टर में से इसको हम छान के देखते हैं। तो उन्होंने बोला ये क्या फ़िल्टर है? बोले पहला फ़िल्टर ये है कि तुम जो बात लेकर मेरे पास आए हो और जो तुम मुझे बताने वाले हो, तो क्या ये उस व्यक्ति या मेरे लिए कोई उपयोगिता है इस बात की, कोई इम्पोर्टेंस है? तो उसने कहा नहीं महाराज जी, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उसने बोला अच्छा फिर ये बताओ कि तुम ये जो बात लेके आए हो इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा है क्या? तो बोले नहीं महाराज जी, मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने बोला अब तीसरी चलनी हम लगाते हैं इसमें कि क्या ये बात सच है, तुम्हें पता है? तो बोले महाराज जी, मुझे ये भी नहीं पता कि सच है कि नहीं है। तो वो कहते हैं कि फिर क्यों बता रहे हो मुझे? मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूँ? 3 चलनी से हमने उसको छान के देखा, बिल्कुल। लेकिन ये तीनों फ़िल्टर में फ़ेल हो गई है। तो ऐसे ही हमें ये सोचना चाहिए जो टाइम वेस्टर्स हमारी लाइफ़ में हैं, जब भी कोई चीज़ आए कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम क्या हमारी स्टडी से या हमारे जॉब से या हमारी पर्सनल एंड प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से इम्पोर्टेंट हैं, तो हम इन 3 फ़िल्टर में से इन जब चीज़ों को निकालेंगे ना, तो हमारी वो चीज़ें जो हैं, जिनको जैसे हम बोलते हैं ना कि हमेशा अच्छी संगत में रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छे कंटेंट्स देखो, चाहे वो यूट्यूब पे देख रहे हो, तो ये हमारा टाइम वेस्टर वाला टॉपिक बहुत कुछ रिज़ॉल्व हो सकता है।
आपने मैम संत की बात करी और अभी पूरा माहौल गरमाया हुआ है महाकुंभ को लेके, बिल्कुल। क्योंकि इसका भी एक टाइम है, 144 साल। लास्ट ऐसा सहयोग बना था 1954 में, अब आया है 2025 में। उन संतों के पास भी टाइम नहीं है। अगली बार वो शायद वो नागा साधु, वो संत, वो लोग हमारे जीवन काल में अब वो टाइम नहीं आएगा। किसी के भी नहीं 144 साल शायद आज के टाइम में किसी भी इंसान की जिंदगी नहीं होती है। देखा भी आपने वहाँ कितना हादसा हुआ, लोग मरे, कुचले, लोग उसमें भी कंटेंट ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे वहाँ पे भी कई संतों को वायरल कर रहे हैं। कोई की आंखें खूबसूरत है, कोई साध्वी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कोई IIT पास करके आया है, कोई हाथ ऊपर उठाया, ये ज़्यादा वायरल हो रहा है। मतलब डाइवर्स हो रखा है पूरा कुंभ, और सोशल मीडिया उस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अभी एक और रील वायरल हुई थी, पंडित मिश्रा हैं सीहोर वाले, उन्होंने बोला था कि इतनी रील वायरल हुई है, उसमें आपने ये कब देखा कि किसी संत ने अच्छा उपदेश दिया हो, वो वायरल नहीं हो रही। कोई सनातन को लेके या हिंदू धर्म को लेके या देश धर्म को लेके या देशभक्ति को लेके कोई बात, वो वायरल, सिर्फ फालतू की चीज़ें वायरल हो रही हैं। इतना बड़ा हिंदू समागम, इतना बड़ा वर्ल्ड की गैदरिंग, आप उसके बारे में क्या कहती हो? क्योंकि वो अब 144 साल बाद ही आएगा वो मौका। टाइम मैनेजमेंट यहाँ कैसे काम करेगा? देखिए, जो रील एडिक्टेड लोग हैं, जिनको रील का एडिक्शन है, वो रील बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, और यदि वो जो कंटेंट देख रहे हैं, वो देखने वाले भी, क्योंकि वो एडिक्शन उनको भी है, तो वो देख रहे हैं। अदरवाइज़ वहाँ तो सब कुछ चल रहा है, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम भी चल रहे हैं, भजन संध्या भी हो रही हैं, सब भागवत भी हो रही है, सब कुछ चल रहा है। दिखाने वाले जो देख रहे हैं, हम वो देख लेते हैं, उसका पीछे का पार्ट हम नहीं देख पा रहे हैं। और दूसरा जो आपने कहा ना कि 144 साल बाद आया, तो वही चीज़ हो गई कि अभी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये हमारी लाइफ में पहली बार और आखिरी बार मौका है। तो एनी हाउ हमें कुंभ जाना ही जाना है, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी परेशानियाँ उठानी पड़ें। हमारे जो भी हादसा हुआ उसके बारे में वाक़ई बहुत दुखद हुआ, वो हादसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कहीं न कहीं जो चीज़ें थी, प्रशासन की गलती हो या जनता की गलती हो, किसी भी गलती हो, लेकिन वो हादसा बहुत दुखद है। मतलब उससे वाक़ई लगता है कि लोग कितनी श्रद्धा से हम गए थे वहाँ पर, और उनको जब ये चीज़ मिली, जिन्होंने जिसको खोया है, बहुत ही दुखद है। लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर जो श्रद्धा है, जो आस्था है, वो ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि हर किसी को उस श्रद्धा की, आस्था की डुबकी में स्नान करने हैं। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सब हम अपनी सनातन संस्कृति में सिर्फ हिंदुस्तान में ही देख सकते हैं, सिर्फ भारत देश में ही देखने मिलेगा। इवन बाहर के लोग आ रहे हैं यस, इस समागम को एग्ज़ैक्टली, देखने इस के लिए कि बार 10 सोचो। करोड़ लोग। टोक्यो इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, बिल्कुल। 3 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं। आप सोचो वहाँ पे जितने करोड़ लोग आ रहे हैं, 40 करोड़, हम देखते हैं 2 करोड़ ना आया, इतनी तो कहीं की पॉपुलेशन भी नहीं किसी देश मैं की। वही बात कर रहा था कि लाखों, जिन देश की लाखों में पॉपुलेशन हम देख रहे हो, तो उससे कई करोड़ गुना तो हमारे लोग नहा के जा रहे हैं। नहा के जा रहे हैं। इवन मैं उत्तर प्रदेश की भी बात नहीं कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है। यस। उस बड़े स्टेट की एक छोटे से शहर प्रयागराज के उसकी कैपेसिटी मैंने देखा शायद 18 लाख की कैपेसिटी हाँ, है, और आप सोचो 18 करोड़ 40 करोड़ लोग वहां घुस के नहा रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि लोगों के घरों में घुसे हुए हैं 40 करोड़ लोग, वो गंगा के मैदान बनाए हुए हैं, रेत डाल डाल के उस पर मैनेज हो रहे हैं। ये भी, मैं इसको पॉलिटिकली तरफ नहीं ले जाना चाहता, मैं इसको धर्म की तरफ नहीं ले जाना चाहता पॉडकास्ट को, बट जो हादसा हुआ, सॉरी टू से, जिनका लॉस हुआ है, भगवान किसी के साथ ना हो। बट लोग, मैंने ये भी देखा है कि लोग वहां प्रशासन को कोस रहे हैं। अगर प्रशासन उस तरीके का काम नहीं करता तो शायद वहां 18 लोग भी अच्छे से नहीं रह 18 लाख लोग भी अच्छे से नहीं रह पाते। वहां 40 करोड़ लोग जा चुके हैं, काम कर रहे हैं, वो नहा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ काम कर रहा है। मैं ये बोल रहा था कि प्रशासन के पास भी तो उतना ही टाइम है तुम्हारे लिए, कैपेसिटी है ना, लोगों को भी तो ये समझना चाहिए ना कि उतने ही रिसोर्सेज हैं, उतना ही टाइम है, ठीक है, तुमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, ओवर ड्यूटी, वहाँ पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, SDM है, DM है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए भी। बट लोगों को ये समझना चाहिए कि हाँ, भगवान कोई नहीं है कि वो सब कुछ ऐसे चुटकी बना के सब सही कर देगा। आस्था अपनी जगह और सोच समझ, कॉन्शियसनेस अपनी जगह बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। लोगों को
हम हिंदुस्तान में ये देखते हैं कि आस्था के आगे पागल होते हुए देखा है हमने लोगों को, और इस पागलपन में कई लोग टाइम वेस्ट भी कर देते हैं। 40 करोड़ लोग कुंभ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन 40 करोड़ में से शायद 39 करोड़ और 999 समथिंग गए होंगे, कोई एक ऐसा गया होगा जिसको टाइम की कीमत भी नहीं है। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज दोगे? देखो, सिर्फ जो लोग कई हैं, ऐसे लोग भी गए वहाँ पे जो एक बार नहीं बार बार स्नान करने जा रहे हैं, और ये सीधी की सीधी वाली बात उनकी श्रद्धा पे आ जाती है कि किसको कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है, वो उस हिसाब से जा रहा है। कई लोगों को एक बार स्नान करने से भी सुकून नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रहा, वो बार बार जा रहे हैं। कई लोग ऐसे एक बार ही एनी हाउ किसी कंडीशन में बुरी तरह से जाके और स्नान करके आ गए हैं। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि आप एक बार जाओगे तब भी आपको वही पुण्य मिलेगा, और आप बार बार जाओगे तब भी पुण्य मिलेगा। तो यदि किसी कोई, जैसे अब हम बोलें कि जो जिनकी एज है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास समय ही समय है, वो कई बार भी जाएं चलेगा। लेकिन जो यूथ है या कोई वो है, तो वहाँ पे ये देखना चाहिए कि एक बार हम स्नान करके आ गए, हम दूसरों को मौका दें, फिर आपके पास दूसरा टास्क भी करने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर कहीं पे इधर हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये सीधा का सीधा लोगों की आस्था पर श्रद्धा चोट और होगी, आस्था से जुड़ा और हुआ है। हमारा कोई मकसद नहीं है लोगों की आस्था पर चोट करने का। मैं भी बिल्कुल पूजा पाठ करता हूँ, पॉडकास्ट रहते हैं इसलिए मैं नहीं जा पाया नहाने, और इस जीवन काल में मैं नहीं जा पाऊंगा। और नहीं, थोड़ा आप सा बनाओ, क्योंकि हम लोग भी जा रहे हैं। और मुझे थोड़ा सा भीड़ से डर लगता है ज्यादा इसलिए मैं नहीं जा पाया। नहीं, मुझे प्रशासन पे भरोसा है कि हाँ। मुझे लग रहा है जब उसने इतना संभाला है तो आगे भी संभालेगा। एक इंसिडेंट जरूर हो गया है वो, तो उसमें जैसे आपने बोला था कि किसकी वजह से हुआ, जनता नहीं सुन रही है, प्रशासन तो काम कर ही रहा है। एक्चुअली प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जनता भी उनके भरोसे आती है कि प्रशासन है इसलिए हम आ गए। यदि हमें पता चल जाए कि वहाँ कोई नहीं देखने वाला तो हम नहीं जाएंगे। शायद मेरी वे ऑफ तो थिंकिंग वैसे थोड़ी अलग है। मैं ये इस मिजाज का हूँ कि मैं वहां जाके प्रशासन के ऊपर और बोझ नहीं डालना चाहता। आपके के जाने से क्या हो रहा है, जहाँ करोड़ों हाँ, में लोग जा रहे बस हैं। ये मेरी ये थिंकिंग है कि लेकिन मैं ये सही है कि एक हाँ, व्यक्ति को, ये बात इसकी आस्था अब इसकी नहीं है कुंभ की, लेकिन यदि एक व्यक्ति भी ये सोचने लगता है ना कि चलो सब नहीं कर रहे हैं, वो एक कोई अच्छा काम है, आउट ऑफ द हम बात कर रहे हैं कि यदि ये अच्छा काम मैं इनिशिएटिव ले लूँ, तो मैं सोचता एक व्यक्ति तो कम हुआ ना। यदि हम सोचें कि 20 लोग झूठ बोल रहे हैं, एक, और हम कहते हैं अरे यार सभी झूठ बोल रहे हैं, क्या सुधरना है। यदि एक व्यक्ति बोले मैं नहीं, तो हम ये कहते 19 नहीं, एक ने तो शुरुआत की ना, आज 19 ही लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं तो ये अगर बहुत अच्छा है। यूट्यूब पे पर मैं प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे मेरी सोच ऐसी रखनी पड़ेगी जो थोड़ी सी डिफरेंट हो, नहीं तो मैं भी उसी Act भीड़ का differently actually. हिस्सा बना रहूँगा। कुछ अलग सोचना पड़ेगा, तभी जाके शायद मैं पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ, आपको बुला पा रहा हूँ और बैठ के उस चीज़ पे बात कर पा रहा हूँ। लोगों को आजकल ना मोनोटोनस नहीं चाहिए, भीड़ में नहीं भाग सकता। बस मेरी ये है कि मैं वहाँ जाऊँ, फिर वहाँ जाके किसी का धक्का लगा, मेरा मूड खराब हुआ, अरे यार प्रशासन का ये वो। मैं जानता हूँ कि अगर कल को मैं IAS पास कर गया, मैं अपना बिहेवियर जानता हूँ, और चुनाव आ गए तो मेरे हाथ से कोई ना कोई कुट जाएगा, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। मैं नहीं कर सकता उतना प्रेशर हैंडल जितना वो लोग अभी कर रहे हैं 40 करोड़ लोगों का। एक देश का राष्ट्रपति अगर 40 करोड़ लोग नहीं कर पा रहे यार, बड़े बड़े कंट्रीज है जहाँ पे लाखों की आबादी है, वो उस कंट्री को नहीं चला पा रहे, और यहाँ तो एक सीएम, प्राउड फील करते हैं, एक सीएम जिसके पास अब तो खैर है एक्सपीरियंस राजनीति का, नहीं तो वो सन्यासी सीएम, ठीक है, वो 40 करोड़ लोगों को मैनेज कर रहा है। तारीफ है, तो वो तारीफ है, सैल्यूट है। मतलब एक्चुअली जो काम अपना जो भी कर रहा है बहुत ईमानदारी से और बड़े पेशेंस से और बड़े अच्छे से कर रहे हैं सब लोग, तो सैल्यूट है। हम विश करेंगे कि आप जा रहे हो तो अच्छे से जाओ, सब कुछ अच्छा मिले आपको, वहाँ पे इजी टू एक्सेस हो जाए सब कुछ। नहीं, मैं तो बहुत पैशनेट हूँ। जिस दिन मैंने सुना तो मैंने तुरंत कहा था मैं जाऊंगी, और अभी मेरा ये और है कि मैं त्रिवेणी संगम में ही स्नान करूंगी। अब कैसे होता ये जिद बहुत लोगों को ले डूबती है कि त्रिवेणी पे ही करना है। गंगा हिमालय से लेके कलकत्ता तक बह रही है, आप वाराणसी चले जाओ, आप कानपुर चले जाओ। इसको आप टाइम मैनेजमेंट से करो कि मतलब लाइफ में अचीव करना है तो एग्जैक्टली वही चाहिए। हाँ, सबको कॉमन मिल रहा वो नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक वही चाहिए, उसके लिए त्रिवेणी पे ही जाना है। ठीक है मैम, कंटिन्यू करते हैं इस पॉडकास्ट को जी। और अगला क्वेश्चन मैं उस चीज पे आता हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है टाइम ब्लॉकिंग और टू डू लिस्ट में? ऑलमोस्ट दोनों ऐसी चीजें हैं कि टू डू लिस्ट में हम बताए थे कि हम अपने कामों की लिस्ट बनाते हैं, लेकिन टाइम ब्लॉक में हम क्या कर लेते हैं कि अपना एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लिया।
तो लिस्ट में से जो आपने काम तय किए हैं उनको आपको टाइम ब्लॉक में डालना है कि भाई ये वाला काम जो है 2 या 3 नंबर का वो मैं इस टाइम पीरियड में करूँगा। तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती हैं, क्योंकि आप यदि सोचो कि आप लिस्ट बना ली लेकिन आपने टाइम फिक्स नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे, और आपने टाइम ब्लॉक कर लिया लेकिन आपको करना क्या है आपको यदि यही नहीं पता, तो हम दोनों को साइमल्टेनियसली पैरेलली चला सकते हैं कि काम भी देखें और किस समय करना है, उस टाइम ड्यूरेशन में उस काम को फिनिश करें। दोनों में से कौन सा मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है? टाइम स्लॉट ज़्यादा इफेक्टिव है। टाइम ब्लॉकिंग हाँ, ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आपने देख लिया कि 3 से 4 बजे मुझे ये काम को रिजल्ट और मतलब देना है, इसको हमें फिनिश करना है, तो आपने उस काम को फिनिश कर दोगे। टू डू लिस्ट में आपने बना लिया है लेकिन यदि आपने टाइम फिक्स नहीं किया तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में तो रहेंगी, आपने लिख लिया है, कीप ए लॉग कर लिया आपने, उनको रिटर्न में लिख लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कब करना है वो। तो फिर आपको एक बार सुबह देखना पड़ेगा, एक बार आप आफ्टरनून में देख सकते हो, एक बार नाइट में देख सकते हो कि मैंने जो लिस्ट बनाई थी उसमें से कौन कौन सी टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया। अच्छा मैम, थोड़ा सा इजी करते हैं इस चीज़ को। एक नॉर्मल इंसान जिसके पास 9 घंटे हैं अपने सारे काम निपटाने के लिए, उसके बाद अचानक से उसे शाम को ट्रेन पकड़ के कहीं अदर सिटी में जाना है, वही एक दिन है उसके पास उस सिटी में, कितने इजी तरीके से वो टाइम ब्लॉकिंग कर सकता है, या टाइम को मतलब कैसे लिस्ट तैयार कर सकता है? कोई इजीएस्ट वे अगर आप बताना चाहो तो। देखो, उसको ये पता है कि उसको ट्रेन पकड़नी है, समय 9 घंटे हैं, तो वो 9 घंटे में वो क्या करेगा, जो ट्रेन पकड़ने का समय है उसके पहले 1 घंटे पहले तक वो अपने सारे जो दिन भर के काम है या जो इम्पोर्टेंट टास्क है, जॉब में है, बिजनेस में है, उन सबको कंप्लीट कर लेगा। और यदि उसको प्रिपरेशन करनी है, मान लो उसको अपना सामान भी पैक करना है, कहीं पे कुछ डिस्पैच करना है, कहीं से कुछ रिसीव करना है, तो ये सारे काम वो 1 घंटे पहले यदि कर लेता है तो फिर ट्रेन पकड़ने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ट्रेन आपको पता है कि उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम, उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी पड़ेगी। कभी भी आप टाइम का एजेंडा बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, टाइम को ब्लॉकेज आप टाइप करो, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक आधा से 1 घंटे का या कुछ मिनट का या कुछ आप जैसा आपका टाइम स्लॉट की ड्यूरेशन है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थोड़ा सा आपको उसको हम फ्लेक्सिबल रखेंगे। ऐसा ना हो कि हमने बिल्कुल ऐसे कट टू कट कर लिया कि 9 से 10 हमें करना है, पता चला 10 बजे हमारे पास अब समय ही नहीं है, दूसरा बीच में यदि कोई डिस्ट्रैक्शन तो आते ही रहते हैं, कोई अलग से आ सकता है हमारे पास, अचानक कोई फ़ोन कॉल्स आ सकता है, कुछ हम ईमेल्स देखने लगते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम को एक टाइम ऐसा रखना पड़ेगा कि ये हमारा मी टाइम है, इसको हम यदि यूज़ भी कर सकते हैं और यदि हमें लगा तो हम उस टाइम को कहीं ना कहीं सेट कर सकते हैं। मैम, काफ़ी लोग स्ट्रेस और प्रोक्रेस्टिनेशन से मतलब सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ से रिलैक्सेशन पाने के लिए आप क्या टिप्स दोगी? सबसे पहले अनिकेत, हम स्ट्रेस समझ लेते हैं कि स्ट्रेस लाइफ में ना पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब मैं बोलूँगी पॉजिटिव होता तो लोग कहेंगे स्ट्रेस कैसे मैं खुद पॉजिटिव शॉक होता हूँ कि आप स्ट्रेस को पॉजिटिव कैसे कह पा रहे अब हो। मैं समझा रही हूँ। समझना चाहता हूँ मैं इस बिल्कुल। चीज़ को थोड़ा सा। इसको टेक्निकल में बात करेंगे तो यू स्ट्रेस होता है और डिस्ट्रेस होता है। यू स्ट्रेस हाँ, और इस पे हम एक पूरा डिस्ट्रेस। सेशन ले सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। अगला पॉडकास्ट हम बिल्कुल। उस पे कर लेंगे। अब ये मान लो एग्जाम्पल से समझो, कोई स्टूडेंट है ना, उसको एक सफिशिएंट स्ट्रेस तो होना चाहिए एग्जाम का। यदि वो स्ट्रेस नहीं ले रहा है तो वो क्या है, अरे क्या पढ़ना है, क्या करना है। मेरे जैसे हैं कैजुअल वाले। नहीं, हो आप जाएगा। जैसे नहीं हो, आप बहुत सिंसियर हो। तो वहाँ पे ये जो स्ट्रेस है ना, वो पॉजिटिव स्ट्रेस है कि थोड़ा सा स्ट्रेस लाइफ में जरूरी है, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, बहुत कैजुअल हो जाएंगे अपने टास्कों को लेके, अपने जॉब को लेके, पढ़ाई को लेके। तो वो हो गया हमारा यू स्ट्रेस, ये बहुत अच्छा है, ये हम इसको पॉजिटिव बोलेंगे। और डिस्ट्रेस क्या हो गया कि हम उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, जब इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमारा काम बिगड़ने लगता है, हमारी चीज़ों से, हाथों से चीज़ें छूट जाती हैं, टाइम पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेट पहुंचे तो फिर हम वहाँ घबराहट हो रही है। मान लो एज ए स्पीकर आप जा रहे हो, एज ए आप एम्प्लॉय जा रहे हो, आपको बॉस को वहाँ पर फेस करना है, तो ये जो डिस्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो ये दोनों चीज़ों के होने से क्या होता है, कब होता है ये प्रोक्रेस्टिनेशन से होता है। ओके। जब हम चीज़ों को आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो लास्ट मोमेंट पे जो अर्जेंट वाला काम हो जाता है ना, अर्जेंसी आ जाती है, वहाँ पे हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है और वो स्ट्रेस डिस्ट्रेस होता है, तो वो बहुत नेगेटिव है और होना नहीं चाहिए। तो ऐसी कोशिश करें कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करें, काम को कल की जगह आज ही कर लें और आज की जगह अभी कर लें, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा और आप सुकून से, चेहरे पे शांति रहेगी, कॉन्फिडेंट फील करोगे, कहीं जाओगे तो एक प्लीजेंट पर्सनालिटी के रूप में जाओगे, लोग आपको वेलकम करेंगे। और आप सोचो कि आप कहीं गए हो, लोग आपको स्ट्रेस में देख रहे हैं, परेशान से आप हो, हड़बड़ में जा रहे हैं हम लोग, तो वहाँ लोगों को आपको वेलकम करने में भी, वो लोग को भी लगेगा कि अरे क्या है, कौन सी पर्सनालिटी आ गई।
तो बहुत ज़रूरी है कि कामों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करें, लिंगर ऑन नहीं करें, टालें नहीं उन कामों को, समय पे कर लें ताकि आप स्ट्रेस से फ्री रहें। मैम मैंने एक उससे हट के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे ये यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस की आपने बात करी, इस पे जेंडर का कोई असर पड़ता है? क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है मेरे परिवार में, जितनी मेरी बहनें हैं ब्रिलियंट पढ़ाई में, बड़ी से लेकर छोटी तक सब लड़कियां सारी पढ़ाई में, लेकिन पढ़ाई के लिए बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लड़कियों को देखा। और हम जितने भाई हैं एकदम कैजुअल, अरे 33 भी आ गए, बहुत है भैया, बहुत है, दो के मिला के बोले लड़की मास्टर जी के हम चरण धो के पी लेंगे, बस 33 आ जाए मास्टर साहब, माँ साहब बस आ जाए। ऐसा जेंडर में भी होता है क्या? देखो, आपने आपके क्वेश्चन में खुद ही आपने आंसर दे दिया कि आपने बोला कि बचपन से आपने देखा आपकी बहनें बहुत स्ट्रेस लेती थी, हाँ तो उनके रिजल्ट अच्छे आते थे ना। हाँ, तो वो यू स्ट्रेस है, वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। अब और आपने क्या बोला, हम लोग कैजुअल के 33 आ जाए, 33% भी बहुत हैं, इतना तो इतने हम लोग के 2 नहीं में लेकिन 33 नहीं आए, आए तो उससे ज्यादा ही हैं, ऐसा नहीं रहा है, आए उससे ज्यादा ही है, लेकिन हमने शायद पढ़ाई को लेके या अदर चीजों को लेके उस तरीके से स्ट्रेस, आज भी हम वो चीज फेस कर रहे हैं उन लोगों में। घर का भी काम होता है ना, तो भी वो स्ट्रेस ले रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर है, शी इज गवर्नमेंट टीचर, वो भी वर्किंग है, काम कर रही हैं, घर के भी काम कर रही हैं, अदर कोई काम आता है तो स्ट्रेस ज्यादा लेती हैं, बाद में काम हो जाता है। वो कभी-कभी अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये क्या होगा, कब करना है, ये वो देर और रही होती है। स्ट्रेस उनको देख के हम बड़बड़ा रहे होते हैं कि अरे यार सही में हम कुछ कर ही नहीं रहे। देखो, इसका रीज़न ये है एक्चुअली कि देखो, एक लेडी की, जैसे आप अपनी माँ की बात करो जो उस टाइम की थी, आज मैं भी हूँ और मुझसे आगे वाले बहुत जो न्यू जनरेशन है, कहीं ना कहीं हर लेडी की, मतलब हम जेंडर की बात करें ना, तो फीमेल जेंडर के संग क्या है कि उसका एक उसका ना जो वो है सराउंडिंग है, लिमिटेड ही होती है। कितना भी आप आगे जाओगे, लेकिन आपके पास ये तो है कि रात को 9 बजे के बाद नहीं जाना है, इनके संग नहीं बैठना, उनके संग। तो जो हम लोग को जो लोगों ने रोका है, उसके हिसाब की ना आप वहीं तक रह जाते हो, तो आपको छोटे छोटे से काम में स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि आप उसके लिए एक्सपर्ट नहीं हो। और एक मेल की हम बात करें, उसका उसका ना वर्किंग एरिया, उसकी सराउंडिंग्स बहुत बड़ी है, वो हर चीज़ के लिए फ्री है क्योंकि वो स्वतंत्र है बचपन से हमारे हम जो देख रहे हैं। तो उसको छोटी छोटी चीज़ें स्ट्रेस तो होते ही नहीं। वो स्ट्रेस कब लेता है, जब बहुत बड़ा कोई कोई आज उसको कोई डील करनी है या कोई जॉब स्विच कर रहा है, वो तब उसको स्ट्रेस होता है। तो ये मतलब जनरली होता है, लेकिन आजकल हम ये नहीं कह सकते, जेंडर को नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल लड़कियां और लड़के दोनों को हम बराबर उससे देख रहे हैं। कई बार तो हम उल्टा भी देखते हैं कि लड़के ज़्यादा स्ट्रेस में और लड़कियां इतनी फ्री हैं क्योंकि वो सब पापा की परी हो गई हैं आजकल। हाँ ये हो, तो अब शायद वो टाइम पलट गया टाइम है। पलट गया है, तो अब लड़कियां ज़्यादा फ्री हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन, घर टू घर कहेंगे हम, या शहर टू शहर पे डिपेंड करता है। आज छोटी जगह, आज भी लड़कियों की बहुत सारी उनके लिए स्वतंत्रता नहीं है, और बड़े शहरों में हम देखते हैं कि लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छी अचीव कर रही हैं लाइफ में। मैम क्या आप एक कोई ऐसी टिप, एक ऐसी आसान टिप उनको दे सकती हो जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अपनी उस प्रोफेशनल लाइफ में टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दे पा रहे? फॉर एग्जांपल मेरी ये एडिटिंग टीम बैठी है, ये मेरे कैमरा पर्सन है, ये जब एडिटिंग करने बैठते हैं तो ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स 9 घंटे से ज़्यादा में भी इनको लंच भी करना होता है, इनको अदर काम भी करना होता है। ये एक क्रिएटिव फील्ड है, इनको पूरा दिमाग का काम करना होता है, फिर घर जाके भी कर रहे होते हैं। ये बैठा है, एज छोटी है इसकी लेकिन मैरिड है, फिर घर जाके कलेश भी मच रहा होता है कि तुम ऑफिस का काम घर पे लेके आ रहे हो, ठीक है। अब जरूरी है। हाँ, अगले दिन आएगा तो मैं चिल्लाता हूँ, घर पे बीवी चिल्ला रही है तो क्या कर सकते? लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे ना आप, तो ये तो एंजॉय है लाइफ का। देखो, यदि लाइफ में परेशानी आ रही है, मैं सबको बोलती हूँ कि यदि लाइफ में परेशानियां हैं तो ये मान के चलो कि आप ग्रोथ कर रहे हो। यदि आपकी लाइफ में कोई परेशानियां नहीं है और आपके मतलब कुछ भी आप कहते हैं ना, उठा पटक नहीं चल रही जीवन में, बहुत स्मूथ चल रहा है जीवन, मोनोटोनस, इसका मतलब वहीं पे आप स्टिल वहीं हो गए हो, आप सफलता के पायदान नहीं चढ़ रहे हो। तो परेशानियों को ऐसे, एक तो वैसे भी हम बोलते हैं कि पॉजिटिव रहना है। परेशानियां तो सबकी लाइफ में, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। मोदी के पास भी हैं तो अडानी अंबानी के पास भी हैं, बिल गेट्स के पास भी, मार्क जकरबर्ग के पास भी हैं, आपके पास भी, मेरे पास भी है। तो अब इनको हमें लेना कैसे है? इनको हम लेना सबसे ऊपर हम पे डिपेंड करता है कि इनको हम कैसे लेते हैं। तो वो उनको सबके पास है, लेकिन ये सोच लें हम कि ये परेशानियाँ इसलिए आ रही हैं क्योंकि मैं लाइफ में कुछ कर रहा हूँ इसलिए परेशानी आ रही है, मैं बढ़ रहा हूँ, ग्रोथ हो रही है मेरी। तो ये कैसे टाइम मैनेज कर पाएँ, इसके लिए कोई ईजी टिप, कोई एक?
इनको ये देखना पड़ेगा कि इनका जो टाइम पे चीज़ें नहीं कर पा रहे, जो काम नहीं कर पा रहे, उसकी वजह क्या है। यदि इन्होंने देखा कि घर में बहुत स्ट्रेस है तो उसको दूर करें, अपनी वाइफ को गिफ्ट ला के दें, फ्लावर्स ला के दें, उसको खुश रखें, तो वो खुश रहेगी। तो ये घर से जब शांति और सुकून से एक बढ़िया, जब इनकी वाइफ इनको सी ऑफ करेगी, अच्छे से बाय करेगी, तो ये घर इधर आएंगे तो इनकी प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ेगी। मैम तो गिफ्ट की जगह कुछ और बोल दीजिए, ये पैसे बढ़ाने की बात कर देंगे। नहीं, गिफ्ट तो बहुत कुछ भी होता है। एक आप अपने घर से एक फ्लावर भी तोड़ के दोगे ना, बीवी उसमें ही खुश हो जाती है। हाँ, तो नीचे गार्डन से फ्लावर ले जाना। आज करके देखना, और ये इफेक्टिव नहीं हो तो मुझे फ़ोन करके कल बताना। तो एक तो ये है कि आप घर से सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम, क्योंकि जहाँ से आप आ रहे हैं ना, ये तो हमारे पास एक वो है, यहाँ तो आपको आ गए तो आपको काम करना ही करना है। घर हर व्यक्ति के लिए, मतलब हर इंसान के लिए, हमारे पुराने से अभी तक हम बात करें कि घर एक व्यक्ति के लिए एक वो जगह है जहाँ पे वो जाके सुकून फ़ील करता है, अपना है, कैसे भी सामान फेंका, कैसे भी पड़े हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो वर्क प्लेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना पड़ेगा। यदि आपकी पर्सनल लाइफ में आप बहुत सुखी हो, खुश हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो रहती है। मैम जैसे वर्काहॉलिक लोग हैं, मैं जानता हूँ, आई एम अ वर्काहॉलिक, मैं काम नहीं करता तो मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ, घर पर भी मुझे चैन नहीं पड़ता। बिल्कुल। इस चीज़ को आप सही समझते हो या गलत? देखो, आज के ज़माने में हम ये सोचें कि कम काम करके, कम घंटे काम करके या वर्कहोलिक लोग हैं तो वो अच्छे नहीं हैं, तो ये गलत होगा। क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन के जीवन जी रहे हैं हम लोग, इतना मतलब बोलना चाहिए कि थ्रोट कट कॉम्पिटिशन चल रहा है। Exactly. हर किसी को आगे बढ़ना है पीछे, और आज हमारे मोरल्स और वैल्यूज़ भी ख़त्म हो गए लाइफ में कि किसी को धक्का दे के बढ़ना है, किसी को ओवरटेक करके बढ़ना, तो हम उसमें भी पीछे नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे हम ये सोचें कि नहीं, मैं काम कर रहा हूँ इसलिए मेरे में कोई ये मेरी बैड हैबिट है, तो नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है आपको। लेकिन फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी इस वाली हैबिट से आपकी फैमिली में, आपकी हेल्थ लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, इनमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यदि यहाँ पे आपका कोई नुकसान हो रहा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा। आपने स्पिरिचुअल लाइफ की बात करी, क्या टाइम मैनेजमेंट में किसी की स्पिरिचुअल लाइफ मैटर करती है? स्पिरिचुअल लाइफ से क्या फ़ायदा है? बिल्कुल करती है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप टाइम को जब भी मैनेज कर पाओगे जब आप अच्छा फ़ील करोगे, आपके चेहरे पे सुकून रहेगा, शांति रहेगी। और ये सब कहाँ से आएगा? यदि आप स्पिरिचुअल कुछ भी कर रहे हो, लोगों का अलग-अलग तरीका हो सकता है, धर्म अलग हो सकता है करने का, कोई मेडिटेशन करता है, कोई भगवान के लिए पूरा एक भजन गाता है। तो जिसका जो तरीका है, इन सब चीज़ से डेफ़िनेटली लाइफ़ में, मतलब मैं तो बोलती हूँ कि ट्रस्ट मी कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब आप कूल और काम रहते हो ना, तो फिर आपका जो टाइम है ना, वो आपको लगता है कि अब मैं आज इस 2 घंटे में, आज तो मैं बिल्कुल क्या नहीं कर सकता हूँ, पहाड़ तोड़ दूँगा आज तो मैं। तो वो हमें, वो वाली हमें विल पावर आ जाती है, वो हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ़ से आपकी डेफ़िनेटली आपके टाइम सेविंग में और प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा एनहांस। आप स्पिरिचुअल हो मैम? बिल्कुल। भगवान को बहुत मानती हूँ। और पूजा पाठ भी करते पूजा पाठ होगे, भी करती हूँ। तो उससे आप रिलैक्स रहते हो और रिलैक्स उस वजह रहती है, से लेकिन क्या? मैं ये बताना चाहूँ कि मैं पूजा पाठ ऐसे वाला नहीं करती हूँ जो बहुत सारी लेडीज़ हैं कि बहुत व्रत त्योहार या मतलब बहुत लंबा समय पूजा में दे रही हूँ। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मैं उस ईश्वर के पास, जो सबसे बड़ी शक्ति है दुनिया की, परम शक्ति परम जो भी शक्ति है, है, उसके पास मुझे कुछ समय बैठना है। और मैं जब उनके संग बैठती हूँ तो मुझे लगता है मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इवन आप बिलीव नहीं करोगी, जब मैं भगवान के सामने बैठ के और यदि बिल्कुल कोई नहीं, घर में अकेले पूजा करी, तो मैं लिटरली वहाँ रोती हूँ। मेरी आँखों से ऐसे रोती हूँ, मतलब कई लोग तो देख के कहते हैं क्या हो गया, मेरे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वो जो मैं कनेक्ट उनसे होती है ना, मुझे लगता है यहाँ पे आके ना लाइफ में कुछ भी नहीं रह गया। कोई झूठ, छल, कपट, ये जो हमारे जीवन में जो चीज़ें हैं, सब खत्म। उसके सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। वो लास्ट मतलब हमारा डेस्टिनेशन है हमारे लिए। ऑब्वियसली अंत में जाना भी अंत वही में है, वही, मतलब उससे तो कुछ है ही नहीं है, मतलब वो उससे एक है। परे क्या ही तो ये होगा। बहुत बहुत सुकून देता है लाइफ में। इससे क्या होता है कि हम कोई बुरी चीज़ नहीं करते लाइफ में, किसी का बुरा करना नहीं चाहते। मतलब मैं कर्मों पे बहुत विश्वास करती हूँ कि मतलब कर्मा मैटर। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, भगवान देख रहा है, कोई नहीं देख रहा तो भगवान देख रहा है। और फिर मुझे, यदि मैं आज किसी के संग कुछ करती हूँ तो उसका डेफिनेटली मुझे उसको भोगना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मुझे रोकती हैं कि झूठ नहीं बोलना, बुरा नहीं करना, किसी के से ज़ोर से नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना। तो इससे मुझे लगता है कि मानवता, इन सब चीज़ों से दुनिया में मानवता, विश्वास, धर्म, आस्था, ये सब कुछ है इन्हीं वजह से। मैम आपके टाइम मैनेजमेंट के सफ़र में एक सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग या मिस्टेक कोई ऐसी हुई हो जिसको आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहो?
सब बोलना पड़ेगा, ऑडियंस सुनेगी। यस मैम। देखो, लाइफ में सभी लोग बहुत गलती करते हैं, मैंने भी बहुत गलतियाँ करी, बहुत समय को बर्बाद किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हमारे पास समय होता है तो हमारे पास समझ नहीं होती है, और जब समझ आती है तो हमारे पास समय नहीं होता है। लेकिन वो एक, फिर मैंने बोला था ना कि जब जागो तभी सवेरा। एक बैड न्यूज़ ये है कि टाइम फ्लाइज, टाइम उड़ रहा है, टाइम जा रहा है, लेकिन एक गुड न्यूज़ क्या है कि यू आर द पायलट। तुम अभी भी इसको ग्रैब कर सकते हो, अभी इसको रोक सकते हो, रोक तो नहीं सकते हो लेकिन इसको पूरे तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैंने लाइफ में जो मिस्टेक्स की हैं कि मुझे लगा कि मैंने सही समय पर उस टाइम को यूटिलाइज़ नहीं किया, मैं और भी कुछ कर सकती थी, मेरे में मुझे लगता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आई, मैंने समय पर उनको नहीं कहा, उनको अचीव नहीं कर पाई, ग्रैब नहीं कर पाई। तो ये जो मिस्टेक्स हुई हैं तो मैं अब सुधार रही हूँ, आज इसीलिए इस पॉडकास्ट में हूँ। ठीक है मैम, इस पॉडकास्ट को हम एंड फेज की तरफ ले जा रहे हैं, और जाने से पहले आपके थ्रू कोई 3 ऐसी बेस्ट टिप जो सब पर एप्लीकेबल हो, वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ और स्टूडेंट, जिससे वो अपने टाइम को मैनेज भी कर पाएँ, अपनी हेल्थ भी अच्छी रख पाएँ, फिजिकल वर्क भी कर पाएँ, ऑफिस वर्क भी कर पाएँ, स्टडीज़ भी कर पाएँ, होम वर्क भी कर पाएँ, और अपनी हेल्थ भी सही रखें। कोई 3 इजी टिप्स अगर आप बिल्कुल। प्लीज़। देखिए अनिकेत, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही सिंपल सा टूल है, लेकिन क्योंकि हम इतना वेस्ट कर देते हैं इसलिए बहुत ही टिपिकल हो गया है, क्रिटिकल हो गया है। और हम बचपन से देखते हैं, जब हम स्कूल जाते थे तो हमें क्या मिलता था, टाइम टेबल मिलता था कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। सिंपल सी बात है कि हम अपना टाइम टेबल बना लें और उस पर स्टिक रहें। और ये जो हैबिट है, क्योंकि हम क्या होता है, आज हम सारी चीज़ें हम रिजोल्यूशंस लेते हैं और फिर हम कल उनको तोड़ देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि 21 डे का रूल है कि आप कोई भी चीज़ को ना 21 दिन तक लगातार करोगे तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, और जब उसको आप 40 डेज़ तक करते हो तो वो आपकी परमानेंट हैबिट बन जाती है। तो एक तो सबसे पहले ये करें कि कोई भी चीज़ यदि आप करने का प्रण लेते हैं कि मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ और मुझे इस समय पर इतना काम करना है, मुझे टाइम को सेव करना है, तो उसको 40 डेज़ तक करें ताकि आपकी वो परमानेंट हैबिट बन जाए। देन सेकंड, एक और पुरानी सी चीज़ है, सबके पास रहती है, सब लोग करते भी हैं, कि मैं अलार्म भर के रखती हूँ अपने मोबाइल में। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मोबाइल में 30 से 40 अलार्म होते हैं कामों को लेकर, और उनमें अलार्म भर लेती हूँ तो मुझे पता है कि मुझे ये काम इस समय करना है, और मैं उस टाइम का अलार्म भर देती हूँ। जब वो अलार्म बजता है, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे कहीं जाना है, मुझे फ्रेंड के यहाँ जाना है 1 बजे, तो उसका मैं 11 बजे अलार्म को कर लेती हूँ। तो जब 11 बजे अलार्म बजता तो मुझे क्या करना है, 2 घंटे 3 घंटे मैंने किस लिए दिए हैं कि खुद को सेट करना, घर को सेट करना, बच्चों को, हस्बैंड को, फिर कार है कि नहीं, कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, फ्रेंड से भी पूछना है। तो ये छोटी सी जो टिप है ना अलार्म भरने की, इससे आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम छूटेंगे नहीं, और इंपॉर्टेंट काम जब छूटेंगे नहीं तो कभी भी लाइफ में आपके पास अर्जेंसी नहीं आएगी और आप आराम से चीज़ों को हैंडल कर लोगे। तो ये बात तो है कि आपको करना तो पड़ेगा, यदि लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, तो टाइम को सेव करके मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हर संकल्पशील साधक को एकलव्य बनना पड़ता है। कृपा कौर की आशा छोड़ निज को ही जुटना पड़ता है। औरों के मरने से कोई स्वर्ग नहीं जाता, जिसे स्वर्ग देखना है उसे मरना ही पड़ता नहीं, उसे मरना नहीं पड़ता, उसे कर्म करना पड़ता है। मरना क्यों भाई? स्वर्ग तभी जा सकते हैं। कर्म करो तो स्वर्ग जाओगे। ये डिफरेंस है आप में और मुझ में। दैट्स व्हाई यू आर एक्सपर्ट इन नहीं, योर नहीं, फील्ड, यू आर ऑल्सो और वेरी आई एम अ गुड, बिगनर इन वेरी माय फील्ड। प्रोमिनेंट और बहुत एक्टिव हो। थैंक यू सो मच मैम, टाइम मैनेजमेंट को लेके इतना एनलाइट करने के लिए। बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चन पर्सनली अपने ऊपर अब मैं कंप्लाई कर सकता हूँ, टीम के ऊपर अप्लाई कर पाऊँगा, सीख सकता हूँ लाइफ को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आगे आने वाला एक बहुत लंबा फेज़ होने वाला है जो लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा मेरी, और मेरी ऑडियंस, मेरी पब्लिक को भी काफ़ी हेल्प किया है आपने। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार, हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी अब बात हुई है बिल्कुल। ऑन कैमरा, तो Attitude। आप मुँह कर नहीं सकते। मैं फिर बुलाऊंगा आपको अदर क्वेश्चंस के साथ, अदर इश्यूज के साथ। स्ट्रेस मैनेजमेंट है, और भी कुछ स्पिरिचुअल, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो तो आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे मैनेज कर पाते हो, या वो कैसे मायने रखती है आपकी और मेरी लाइफ में, उस पर बात करेंगे। बाकी आज के पॉडकास्ट के लिए थैंक यू सो मच मैम आने के लिए, और मैं बार बार आपको बुलाता रहूँगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मेरे साथ टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट मिसेस रितिका गुप्ता।
आपको कुछ भी डाउट हो टाइम मैनेजमेंट को लेके, स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, और स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हाउस वाइफ्स हैं जो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनको उनकी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने इश्यूज़ को फीड कीजिए। हम मैम को फिर बुलाएंगे आपके क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।